नमस्कार दोस्तों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो को पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और नीचे कमेंट में अपने सुझाव भी व्यक्त करिएगा। इयान पेट्रोविच पावलोव का जो रूस के निवासी थे और इनका सारा प्रयोग जो था वो एक इनके कुत्ता था, ठीक है, उस कुत्ते पे इनका सारा प्रयोग था और उस प्रयोग में इन्होंने भोजन और एक घंटी का इस्तेमाल किया था। ठीक है, आगे इसमें हम यूसीएस की आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन्होंने क्या प्रयोग किया था और ये क्यों फेमस है और मनोविज्ञान में इनका क्या क्या योगदान रहा है, हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये जो पेट्रोविच पावलोव थे, ठीक है, ये रूस के निवासी थे और ये जनक थे शास्त्रीय अनुबंध के, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के जनक माने जाते हैं और ये एक फिजियोलिस्ट थे और इनको शरीर शास्त्र में 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये लार ग्रंथियों पर, ठीक है, लार ग्रंथियों पे अपना शोध कर रहे थे कि लार ग्रंथियाँ कैसे एक्टिव होती हैं और कैसे वो कार्य करती हैं। तो लार ग्रंथियों पे शोध के लिए इन्हें शरीर शास्त्र पे शोध करने के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब अगर हम आगे बात करें तो इनका शोध क्या था, तो ये अंतर्दर्शन के स्थान पर व्यवहार की वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण पर बल देते थे। ये जो है व्यवहारवादी थे और ये अंतर्दर्शन के स्थान पर व्यवहार के वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण पर बल देते थे, क्योंकि जो लार्वा ग्रंथियाँ एक्टिवेट होती हैं तो जो कुत्ते का लार गिरता है ये व्यवहारगत वहाँ पर दृष्टिगत होता है व्यवहार में उसके। तो ये जो है अंतर्दर्शन के स्थान पर व्यवहार के वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण पर बल देते थे और अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया। अभी प्रयोग हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। और इनकी रचनाओं की बात करें हम, कंडीशनड रिफ्लेक्स 1926 इनकी पहली रचना है और इनकी दूसरी रचना है द एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स 1903। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि पावलोव को शास्त्रीय अनुबंध, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का जनक माना जाता है और इन्होंने ये व्यवहारवादी थे। इनकी रचनाओं में कंडीशन रिफ्लेक्स 1926 है, द एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी एंड साइकोपैथोलॉजी ऑफ एनिमल्स 1903 इनकी रचनाएं हैं और इन्होंने अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं के आधार पर कुत्ते पर प्रयोग किया था। अब इनके हम एक बार प्रयोग के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इनके हम प्रयोग की बात करें तो इनके पास एक कुत्ता था। उस कुत्ते पे इन्होंने एक लार्वा ग्रंथियों में, उसके सलाइवा ग्लैंड्स में इन्होंने एक मशीन फिट करके और उसके लार को एक्टिवेट करना कि कब वो एक्टिवेट होता है, कितनी मात्रा में एक्टिवेट होता है, यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे इन्होंने शोध किया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आप देख लो, बिफोर कंडीशनिंग, अनुबंध से पहले यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने फूड, जो फूड था, जब कुत्ते के सामने फूड को रखा तो जब वो भूखा होता तो उसके मुँह से लार अपने आप टपकनी शुरू हो जाती। तो इसको इन्होंने अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा, क्योंकि जो फूड था ये कोई बंधित नहीं किया गया था, कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी कुत्ते को लार गिराने के लिए। तो यहाँ पे ये अनकंडीशनड था, जिसको हम अनानुबंधित कहते हैं और अनकंडीशनड को हम हिंदी में बोलते हैं अनानुबंधित। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, अनानुबंधित। ठीक, अनकंडीशनड स्टिमुलस को हम अनानुबंधित उद्दीपक कहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो भोजन आपका था ये पहले से ये कुत्ते का था कि जब भी वो भोजन को देखेगा तो उसके मुंह से लार अपने आप टपकनी शुरू हो जाएगी। तो ये कोई कंडीशनड नहीं किया गया था पावलोव के द्वारा, तो इसलिए उन्होंने इसको अनकंडीशनड स्टिमुलस कहा या फिर अनानुबंधित उद्दीपक कहा। और फिर हम इसमें सेकेंड प्रोसेस की बात करते हैं कि दूसरा प्रोसेस ये भी हमारा बिफोर कंडीशनिंग था, अनुबंध से पहले ही था। तो यहाँ पे जब भी पावलोव ने बेल बजाया तो कुत्ते ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। ठीक है, तो इसको इन्होंने कहा कि न्यूट्रल स्टिमुलस, तो इसको पावलोव ने न्यूट्रल स्टिमुलस कहा, इसको तटस्थ उद्दीपक कहा और यहाँ पे नो कंडीशन रिस्पांस, यहाँ पे कोई भी रिस्पांस कुत्ते ने नहीं दिया। ठीक है, इसके बाद अब फिर हम अगर अपने तीसरे प्रोसेस की बात करें कि ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अनुबंधन के दौरान क्या प्रक्रिया हुई, अगर उस पर हम बात करें तो यहाँ पे पावलोव ने घंटी को और भोजन को एक साथ यहाँ पे प्रस्तुत किया कुत्ते के सामने। ठीक है, तो जो कुत्ता था उसने वहाँ पे अनकंडीशनड रिस्पांस दिया, ठीक है, जो कि वो भोजन पे दे रहा था। तो इसका जो रीज़न था कि हमारा जो घंटी था, जो हमारा बेल था, ये तो हमारा एनएस था, न्यूट्रल स्टिमुलस जिसे हम कहते हैं, और जो हमारा भोजन था ये हमारा यूसीएस था। ठीक है, अनकंडीशनड स्टिमुलस जिसे हम बोलते हैं ये हमारा था। ठीक,
तो अगर आप बात करो तो जो कुत्ते की लाल ग्रंथियाँ थी वो एक्टिवेट हो रही थी केवल भोजन को देख के, ना कि घंटी से। तो इसीलिए इसको अनकंडीशन रिस्पांस कहा गया। या ड्यूरिंग कंडीशनिंग था, अनुबंध के दौरान जब प्रक्रिया अनुबंधन की चल रही थी उस समय की ये बात है। ठीक है, अब यहाँ पे कई बार हमसे ये प्रश्न पूछ लेता है कोई एग्ज़ाम में कि जो विलंबित अनुबंध होता है, ठीक है, विलंबित अनुबंधन जो होता है, या जिसे हम भोजन और घंटी के बीच में कितना गैप होगा, कितने समय का हम गैप रख सकते हैं इन दोनों को प्रस्तुत करने में। तो अगर आप इसकी बात करो तो हमारी एनसीईआरटी कहती है कि आप इसका 2 सेकंड यहाँ पे गैप होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं। विलंबित अनुबंधन में केवल 2 सेकंड का गैप होना चाहिए भोजन और घंटी को कुत्ते के सामने प्रस्तुत करने में। ठीक है, अगर उससे ऊपर गैप हो जाएगा तो यहाँ पे जो अनुबंधन होगा वो नहीं हो पाएगा। तो आपको ये चीज़ भी यहाँ ध्यान रखनी है कि विलंबित अनुबंधन में गैप जो होता है केवल 2 सेकंड का होता है, और अनुबंधन के दौरान घंटी और भोजन दोनों को साथ रखा गया। तो भोजन तब भी यहाँ पे यूसीएस था और घंटी यहाँ पे एनएस थी, और जो रिस्पांस हुआ उसे हम अनकंडीशनल रिस्पांस कहते हैं। और ये प्रक्रिया महीनों तक चलती रही, महीनों या सालों तक ये प्रक्रिया चलती रही पावलोव के द्वारा। फिर अंत में इसका निष्कर्ष क्या निकला कि अब ये हो गई कंडीशनिंग। यहाँ पे अनुबंध स्थापित हो गया घंटी में और कुत्ते के लार ग्रंथियों में। ठीक है, सलाइवा ग्लैंड्स में कुत्ते की यहाँ पे अनुबंध हो गया। अब जब भी घंटी बजाई जाती, ठीक है, जब भी घंटी बजाई जाती तो यहाँ पे कंडीशन रिस्पांस कुत्ता देता और उसकी लार ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाती। कंडीशन रिस्पांस का मतलब होता है अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, और कंडीशन स्टिमुलस का मतलब होता है अनुबंधित उद्दीपक। ठीक है, ये अनुबंधित हो गया, मतलब अनुबंध का मतलब आप समझ सकते हो, कोई बॉन्ड यहाँ पे साइन हो गया घंटी में और कुत्ते की लार ग्रंथियों में कि जब भी घंटी बजेगी तो कुत्ते की लार ग्रंथियाँ यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगी और उसके मुंह से लार्वा गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कंडीशनड स्टिमुलस और इसको हम कहते हैं कंडीशनड रिस्पांस, जो उसका लार्वा गिरता है घंटियों पे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है अब आप यहाँ पे चीज़ें समझ गए होंगे कि ये इनका प्रयोग था। इसमें उन्होंने भोजन का प्रयोग किया, घंटी का प्रयोग किया। भोजन को पहला जो भोजन हमारा होता है ये हमारा यूसीएस होता है, अनकंडीशनड स्टिमुलस होता है। जो घंटी हमारी होती है अनुबंध से पहले उसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पे रिस्पांस कंडीशनल रिस्पांस, वहाँ भी नो कंडीशन रिस्पांस यहाँ पे होता है। इसके बाद जब ड्यूरिंग प्रोसेस चलता है तो यहाँ पे फूड हमारा होता है, घंटी हमारी होती है, घंटी यहाँ भी एनएस होती है और फूड हमारा यूसीएस होता है, और यहाँ पे अनकंडीशन रिस्पांस कुत्ता देता है। इसके बाद हमारा जो आफ्टर कंडीशनिंग हो जाता है, अनुबंध हमारा हो जाता है, तो वहाँ पे हमारा घंटी जो होता है हमारा कंडीशन स्टिमुलस हो जाता है, और जो हमारा लार्वा ग्रंथियाँ होती हैं हमारी कंडीशन रिस्पांस यहाँ पे देती हैं, जिसको हम अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं, और कंडीशनड स्टिमुलस को हम अनुबंधित उद्दीपक कहते हैं। ठीक, तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।